वक्फ बिल को लेकर पूरे यूपी में अलर्ट है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। सभी जिलों में पर्याप्त पुलिस बल के साथ पैदल गश्त बढ़ा दी गई है। मुस्लिम आबादी वाले इलाकों, मेन रोड, चौराहों और बाजारों में पुलिस की पेट्रोलिंग जारी है। सीसीटीवी, वीडियो रिकॉर्डिंग, ड्रोन कैमरों की मदद से संवेदनशील इलाकों में पुलिस निगरानी कर रही है। वहीं पर आम लोगों और धर्मगुरुओं ने भी लोगों से आपसी शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। शांति और कानून व्यवस्था में खलल डालने वाले शरारती तत्वों पर कड़ा एक्शन होगा। लोकसभा से वक्फ बिल पास हुआ है, राज्यसभा में इसको आज पेश किया गया है। आगरा में इसको लेकर शांतिपूर्ण माहौल है। थाने चौकियों पर जो वक्फ संपत्तियों को मुतवल्ली हैं या इंतज़ाम करने वाले लोग हैं, उनसे लगातार पुलिस अधिकारी संपर्क में हैं, उनसे वार्ता हो रही है। किसी भी अराजकता को फैलाने का प्रयास करने वाले लोगों से निपटने के लिए पुलिस का पूरा प्रबंध तैयार है। मुख्यालय से भी छुट्टियां रद्द की गई हैं। आगरा में इस संबंध में माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लगातार निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने अपील की है कि इंटरनेट मीडिया का संभल कर इस्तेमाल करें और पुलिस अधिकारी बड़ी तादाद में पुलिस और पीएसी के साथ सड़कों पर उतरे हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। शहरों में संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है ताकि शांति बनी रहे। रामनवमी से पहले कल जुम्मा और वक्फ बिल पास होने के बाद ये पहला जुम्मा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरी सावधानी बरत रहा है। राज्यसभा में वक्फ बिल पर बहस जारी है। इसके बाद बिल पर वोटिंग होगी। वहीं केंद्र सरकार ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास करवा लिया है। विधेयक के पक्ष में 288 सांसदों ने वोट किया और इसके विपक्ष में 232 वोट पड़े। राज्यसभा में बिल पास होने पर काफी दांवपेच है। और आपको बताएं, इस बीच बीजू जनता दल यानी कि बीजेटी ने अपना वक्फ संशोधन विधेयक की खिलाफत करने का रुख बदल लिया है। पार्टी की तरफ से कोई व्हिप जारी नहीं किया गया है। सांसद अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनकर राज्यसभा में वक्फ विधेयक पर वोटिंग कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 70 साल किन लोगों ने उनको अलग रखा है, किन लोगों ने अलग रखा है, किन्होंने उनको डरा के रखा है, किन्होंने उनके साथ अलग व्यवहार करने की बात की है। ये दिस पॉलिटी हैज टू बी अंडरस्टूड एंड आई विल टेल यू 50 years later, 100 years later, we will not be there, but the course of action which we take today, that is going to make India stronger, that we have to understand. और आपने 70 साल का एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। 70 साल का एक्सपेरिमेंट आपने करके देख लिया, बांट करके देख लिया, वोट के पीछे पढ़ के देख लिया। 2013 का अमेंडमेंट ला करके भी 2014 में वहां बैठने के लिए मजबूर हो गए। इससे काम नहीं चलने। और वक्फ बिल पर अखिलेश ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है। अखिलेश का कहना है कि बीजेपी जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। सरकार जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वक्फ बिल लेकर आई है। अखिलेश ने यह भी कहा, वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा दिए हैं। और बिल के पीछे ना नीति सही है ना नियत। करोड़ों लोगों के घर दुकान छीनने की साजिश हो रही है। इससे पहले लोकसभा में चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि चीन की कब्जाई जमीन वापस मिलनी चाहिए। राहुल ने सवाल पूछा कि भारत की जमीन पर चीन का कब्जा क्यों है। राहुल गांधी के सवाल पर अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चीन के साथ मिलकर झूठे आरोप लगा रहे हैं। कोई भी 1 इंच भी जमीन नहीं हथिया पाया है। स्पीकर सर, इट्स अ नोन फैक्ट that China is sitting on 4,000 square kilometers of our territory. I was shocked some time back to see that our foreign secretary was cutting a cake with the Chinese ambassador.
The question is what exactly is happening to this territory. 4000 किलोमीटर हैं, 4000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। अब हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। वी शुड गेट आवर लैंड। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जब एक्साइज चीन का एरिया किसके समय वो चीन ने हथिया लिया? किसकी सरकार थी? कब हिंदू चीनी भाई भाई कहते रहे और पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया था? किसकी सरकार थी? कौन वो नेता थे जो डोकलाम की घटना के समय चाइना के अधिकारियों के साथ चाइनीज सूप पीते रहे और सेना के जवानों के साथ जाकर खड़े नहीं हुए? वो कौन सी फाउंडेशन है जिसके चाइना के अधिकारियों से पैसा लिया गया और आज तक जवाब नहीं दिया गया? क्या राजीव गांधी फाउंडेशन ने वो पैसा लिया था? तो क्यों पैसा लिया था? किस काम के लिए पैसा लिया था? आज मोदी जी की सरकार में हम ये कह सकते हैं डोकलाम की घटना के समय भी मुंह तोड़ जवाब दिया तो भारत की सेना के जवानों ने चीन के सैनिकों को दिया है। प्रधानमंत्री जी स्वयं सीमा पर भी गए, सेना का मनोबल बढ़ाया। रक्षा मंत्री जी गए, 1 इंच जमीन भी भारत की कोई नहीं हथिया पाया तो भारत की सेना ने वो करके दिखाया, तो मोदी सरकार में करके दिखाया है। कुछ लोग चीन के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ये केवल राजनीति करते हैं, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। इनको जवाब देना होगा कि चाइना से राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा क्यों लिया था। और संसद में अमेरिका की नई टैरिफ नीति पर हंगामा मचा है। अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ बढ़ा दिया है, जिसका असर भी देखने को मिला। राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर लोकसभा में अपनी बात रखी और कहा कि नई टैरिफ नीति का भारत की अर्थव्यवस्था पर असर होगा। Our ally suddenly decides to impose tariffs on us, 26%, which is going to completely devastate our economy. Our auto industry, our pharmaceutical industry, they're all on the line. Agriculture. अमरोहा पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने वक्फ संशोधन बिल पर रिएक्शन दिया। मौलाना के बयान को लेकर कहा, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि मुस्लिम समाज के लोगों से मेरा निवेदन है, किसी के बहकावे में ना आए। बिल केवल विधेयक है जो संसद से पारित हुआ है, किसी के अहित में नहीं है। हमारा एहसास है कि जेपीसी महज एक फरेब है और एक धोखा है और ये मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पर ये बिल लाया गया है। मुसलमानों को इकोनॉमिकली और रिलीजियसली एक तरीके से गोया के दूर करने के लिए और उनको एक साइडलाइन करने, ये लोगों को गुमराह करने के लिए और समाज में बेमनस्ता पैदा करने का एक विपक्ष का षड्यंत्र है। और मुस्लिम समाज के लोगों से मेरा निवेदन है कि वो बहकावे में ना आवे। बिल केवल जो विधेयक है जो संसद से पारित हुआ है लोकसभा से, वो एक सुधार की एक प्रक्रिया है और हमारा संविधान सुधारों के प्रति हमेशा आग्रही रहा है और किसी के अहित में नहीं है, समाज के हित में है। और एक बदलती हुई परिस्थिति में हम लोग सुधार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए हैं। इस दौरान आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ संशोधन बिल पर निशाना साधा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि जब वक्फ बोर्ड तलाकशुदा महिलाओं के काम नहीं आ सकता तो आखिर वक्फ का पैसा जा कहाँ रहा है। बात कही थी, मेरे पास वक्फ मंत्रालय रहा है उत्तर प्रदेश में कुछ दिन, मैंने सिवाय मुकदमेबाजी के कुछ नहीं देखा। और आपको एक बात याद दिलाता हूँ, 1986 में मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था, याद है आपको, जिस पर मैंने इस्तीफा दिया था। उसमें कहा गया था कि अगर तलाकशुदा महिला को देखने वाला कोई नहीं है तो उसको वक्फ बोर्ड से माहाना
भत्ता दिलवाया जाएगा। 2 साल के बाद मैंने पार्लियामेंट में प्रश्न किया कि किस किस वक्फ बोर्ड ने इन तलाकशुदा महिलाओं को भत्ता देने के लिए कितने कितने पैसे का प्रावधान किया और अब तक कितना पैसा दिया गया है। 2 साल बाद तो जवाब आया किसी भी वक्फ बोर्ड ने 1 पैसे का भी प्रावधान नहीं किया है, ना किसी को कोई पैसा दिया गया है। तो वक्फ बोर्ड की जो हालत है, इतनी प्रॉपर्टी है और उनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो उसके सुधार की आवश्यकता है। वक्फ संशोधन बिल पर राज्यसभा में चर्चा जारी है। इस वक्फ बिल पर चर्चा से पहले राज्यसभा में उस वक्त हंगामा हो गया जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में अनुराग ठाकुर के बयान को उठाया और खड़गे ने कहा कि मुझ पर लगे सभी आरोप गलत हैं, मुझ पर लगे आरोप अनुराग ठाकुर साबित करें। कल लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने खड़गे पर आरोप लगाए थे, जिसमें बाद में संसद के रिकॉर्ड से उसे हटा दिया गया है। Yesterday, completely false and baseless charges were hurled at me in the Lok Sabha by Shri Anurag Thakur. When he was challenged by my colleagues, he was compelled to withdraw his defamatory remarks. But the damage has been done. All medias have carried. Social medias are also spreading it. His statements damaging my image and reputation had already been picked up the social and other medias. If Sri Thakur cannot prove his allegation, he has no right be in parliament. He should resign. I seek, and if it is proved, I will resign. सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर थे। इस मौके पर उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि वक्फ के नाम पर जगह जगह कब्जे किए गए हैं, लेकिन यूपी में माफियागिरी नहीं चलेगी। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी का वक्फ बोर्ड को लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला सामने आया। सीएम योगी ने कहा कुछ लोगों ने कुंभ की जमीन को वक्फ की जमीन बताया। कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी ने एक बार फिर दंगाइयों को लेकर तल्ख लहजे में बात की। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अब दंगाई चूहे की तरह बिलबिलाते हैं। उनको पता है कि सरकार बाप दादा की कमाई जब्त कर गरीबों में बंटवा देगी। ये सब चूहे की तरह बिलबिलाते हैं, लेकिन बाहर निकलने का दुस्साहस नहीं कर पाते हैं। उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दुष्परिणाम क्या होगा। बाप दादों ने जो कमाई की होगी वह भी एक झटके में सरकार जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम कर देगी। सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड पर निशाना साधते हुए कहा कि जगह जगह कब्जे किए गए हैं और अब वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लग चुकी है। यूपी में माफियागिरी नहीं चलेगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और प्रयागराज के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से मुलाकात की है। इस दौरान एक बच्चे ने सीएम योगी का मन मोह लिया। दरअसल इस बच्चे ने सीएम योगी के सामने शिव तांडव स्रोत सुनाया और हर कोई इस बच्चे को बस सुनता रह गया।
तनोतु नः शिवा शिव धराधर हेन्द्र नंदनी पिलाशु बंधु बंदोदर अस्वत्ति कंतु संतति प्रबोधर माधवाधर से। जोरदार तालियां इस छोटे बालक के लिए। होनहार बिरबान के होठ चीखने पर और आज उसे जिनका और वाराणसी के दौरे पर रहे सीएम योगी ने राम जानकी मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत की है। सीएम योगी के दौरे की 5 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सीएम योगी पूजा अर्चना के बाद गौ सेवा करते नजर आए। इस दौरान संबोधित करते हुए कहा, राम जानकी मंदिर का इतिहास गौरवशाली रहा। और ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, जिनमें आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमि पूजन किया, पूजा अर्चना की। काशी में मौजूद रहे सीएम योगी गौ सेवा भी करते हुए नजर आए। ये 2082 हमारा संवत चल रहा है, यानी 700 वर्षों के एक लंबे इतिहास के कालखंड के साथ हम जुड़ रहे हैं। विदेशी आक्रांता अगर छेड़े हैं तो इसका मतलब कुछ तो रहा होगा, कुछ तो रहा होगा, और कुछ क्या था वो यहीं का इतिहास बताता है। वहीं इस कार्यक्रम के बाद सीएम योगी काल भैरव मंदिर पहुंचे थे, जहां पर काल भैरव की आरती उतारी गई। उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर गए, पूजा अर्चना की गई। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान की ये तस्वीर, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरती भी उतारी है। और भारत सरकार बहुत जल्दी ही ओला उबर जैसे टैक्सी सर्विसेज के तर्ज पर एक सरकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रही है। इसका ऐलान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में अपने एक भाषण में किया है। और संसद में बोलते हुए शाह ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहकार से समृद्ध का विजन सिर्फ एक नारा नहीं है। अमित शाह ने कहा कि सरकार बहुत जल्द आने वाले कुछ महीनों में ओला उबर जैसी एक सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म को शुरू करने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में ये भी कहा, बहुत कम समय के अंदर हम एक कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी भी बनने जा रहे हैं जो देश भर की सभी कोऑपरेटिव व्यवस्था का इंश्योरेंस करेगी। ये सिर्फ नारा नहीं है, इसको जमीन पर उतारने के लिए 3.5 साल में सहकारिता मंत्रालय ने दिन रात एक करे। और मान्यवर, आने वाले दिनों के अंदर कुछ ही महीनों में कोऑपरेटिव बेसिस पर ओला उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है, जो 2 व्हीलर की टैक्सी का भी रजिस्ट्रेशन करेगी, जो रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन करेगी और 4 व्हीलर का भी करेगी। और उसका मुनाफा किसी धन्ना सेठों के हाथ में नहीं जाएगा मान्यवर, वो ड्राइवर के पास जाएगा। इस प्रकार की हम कोऑपरेटिव लेकर आ रहे हैं। शादी के झूठे वादे के आधार पर रेप केस दर्ज कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि कपल के ब्रेकअप के मामले में महिलाओं को रेप के मामले दर्ज नहीं करने चाहिए। देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की एक केस के दौरान एक टिप्पणी सामने आई है। इसमें सुप्रीम अदालत एक आरोपी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक महिला ने उस पर रेप के आरोप लगाए थे और उसने उन आरोपों को रद्द करने के लिए याचिका कोर्ट में लगाई थी। दरअसल महिला से उसकी सगाई होने की बात सामने आई। महिला के वकील ने दलील दी थी कि आरोपी ने झूठा वादा करके उसके साथ संबंध बनाए थे। इन्हीं आरोपों को रद्द करने के लिए मामला कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने शादी के झूठे वादे के आधार पर रेप के मामले दर्ज करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने कहा, प्रेम संबंधों का बिगड़ना और कपल का अलग होना आदर्श रूप से महिलाओं के रेप के मामले दर्ज कराने का कारण नहीं होना चाहिए। खास तौर से समाज में बदलते नैतिक मूल्यों के संदर्भ में यह नहीं होना चाहिए।
प्रेमी जोड़ा किसी वजह से अलग हो गया, इसका मतलब यह नहीं है कि रेप केस दर्ज कराया जाएगा। दरअसल महिला के वकील का कहना था कि आरोपी ने शादी का वादा किया और बाद में सगाई तोड़ दी। महिला को संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। वहीं कोर्ट ने ये भी कहा कि महिला बालिग है, यह नहीं कहा जा सकता कि आपको धोखे से विश्वास दिलाया गया हो कि आपसे शादी की जाएगी। कोर्ट का ये भी कहना है कि ऐसे मामले अक्सर रूढ़िवादी मानसिकता का परिणाम होता है। रूढ़िवादी मानसिकता काम कर रही है क्योंकि यहाँ पुरुष को दोषी ठहराया जाता है। हमारी व्यवस्था में खामियां है। कोर्ट ऐसे मामलों को एक दृष्टिकोण से नहीं देख सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी के कई जिलों से आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। गाजियाबाद में मैरिज होम में आग लग गई तो पीलीभीत में जूते के शोरूम में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया है। कानपुर में गेहूं की फसल में आग लगने से कई बीघा फसल जलकर राख हो गई है। गाजियाबाद में ट्रांसफार्मर में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। इटावा में भी गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। फिरोजाबाद में ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया। गाजियाबाद में एक सोसाइटी के फ्लैट में आग लगने से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं बाराबंकी में बाइक में आग लग गई है। अम्बेडकर नगर में भी गेहूं के खेत में आग लग गई है। कई बीघा गेहूं फसल जलकर राख हो गई है। पीलीभीत में कई दिनों से जंगल में आग लगी है। इसके चलते जंगली जानवरों की जान पर भी खतरा मंडराने लग गया है। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे।